guys, my name is Gautam Singh and welcome to my channel Believers Academy. So friends, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज चैप्टर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए, अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हर एक बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पिछले वीडियो में हमने काफी अच्छे से उस टॉपिक को कवर किया था। तो चलिए इस वाले वीडियो में अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या डेफिनेशन होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। मतलब किसी एरिया से, जस्ट इमेजिन कीजिए, किसी एरिया से कितने लाइंस पास हो रहे हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? किसी एरिया से कितने लाइंस पास हो रहे हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो अपन इमेजिन करते हैं कि इस तरफ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ एक यूनिफॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ऐसे पैरेलल, है ना, पैरेलल, और सबके बीच में क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा। तो इस तरीके से इस तरफ एक पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है। और यहां पे देखिए, हम एक इस तरह का एक रेक्टेंगुलर सरफेस लाते हैं, ये एक एरिया है। अब इससे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, थोड़ा सोचते हैं। अगर इसका सरफेस थोड़ा और बड़ा रहता, अगर इसका सरफेस थोड़ा और बड़ा रहता तो इससे ज्यादा लाइंस पास होते, और अगर ये एरिया छोटा होता तो इससे कम लाइंस पास होते। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है। दिख रहा है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा चीज देखते हैं, अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्राउडनेस ज्यादा होता, अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्राउडनेस ज्यादा होता तो इसी एरिया से ज्यादा फ्लक्स पास होते। तो क्राउडनेस का मतलब क्या होता है, जितना ज्यादा क्राउडनेस उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उतना ज्यादा फ्लक्स अधिक होगा। तो अभी तक अपने को दो फैक्टर समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया पे डिपेंड करता है, और दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अगर लाइंस ऐसे आ रही हैं, अभी इससे मैक्सिमम लाइन पास हो रही है। अगर मैं इसको ऐसे टिल्ट करने लग जाऊं, दिख रहा है इसको, अगर मैं ऐसे टिल्ट करने लग जाऊं तो जब ये ऐसा हो जाएगा तो इससे कितने लाइंस पास होंगी, 0 लाइंस पास होंगी। देखो ना, सारे के सारे लाइंस इधर या इधर से चले जा रहे हैं। और वहीं इसको मैं वापिस से ऐसे करने लगूं तो इससे फ्लक्स क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा और मैक्सिमम हो जाएगा। तो तीसरा फैक्टर मेरे को समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्लिनेशन ऑफ एरिया विथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आता है, सॉरी, वो आता है E डॉट ds, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो ये क्या देगा आपको, E ds इंटू कॉस थीटा। तो देखिए, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये हो गया आपका एरिया, और ये हो गया एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये एरिया वेक्टर क्या है, तो चलिए अब अपन इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको एरिया वेक्टर के बारे में समझना पड़ेगा। फ्लक्स थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, और हमेशा प्रैक्टिकल चीज सोचते रहना है कि फ्लक्स का मतलब कितने लाइंस पास हो रही है। अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, तो सबसे पहले हम एक सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, है? एक होता है ओपन एरिया और दूसरा होता है क्लोज्ड एरिया। ये सरफेस का क्लासिफिकेशन है। ओपन एरिया जैसे आपको एग्जांपल से ही समझ जाएगा, जैसे एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल, एक सर्कल, ये सब सरफेस किसमें आते हैं, ओपन एरिया में आते हैं। अपन एरिया वेक्टर का कंसेप्ट देख रहे हैं। और क्लोज्ड एरिया का मतलब जैसे क्यूब हो गया, एक स्फीयर हो गया, ये सब किसमें आते हैं, क्लोज्ड एरिया में आते हैं। तो देखो, एरिया वेक्टर का मतलब क्या होता है, एरिया वेक्टर मतलब इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो ध्यान से देखो, ओपन एरिया का एरिया वेक्टर क्या होता है, ओपन एरिया का एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सरफेस एरिया। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, सरफेस एरिया के ही बराबर होता है, एंड डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द सरफेस। समझ में आ रहा है? तो अगर ये सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा भाई,
एक ऐसा वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड इसके सरफेस एरिया के बराबर है और डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। तो देखिए ओपन एरिया में जो डायरेक्शन है वो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। क्लियर? अब क्लोज्ड एरिया की बात करते हैं। क्लोज्ड एरिया का एरिया वेक्टर क्या होगा? तो अगेन मैग्नीट्यूड तो वही होगा, सरफेस एरिया के बराबर, लेकिन इस केस में जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा किधर होता है? आउटवर्ड होता है, हमेशा आउटवर्ड। कभी भी डायरेक्शन अंदर की तरफ नहीं लेना। और इस केस में भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? आउटवर्ड ही होगा। तो इन दोनों में यही मेन डिफरेंस है कि इसमें डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता था, पीछे भी हो सकता था, लेकिन इसमें हमेशा किधर लेंगे? आउटवर्ड लेंगे। जैसे एक क्यूब में 6 फेसेस हैं, तो हर फेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आपको लेना है। क्लियर? एरिया वेक्टर समझ में आ रहा है? तो चलिए अब अपन मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं फ्लक्स का। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि इस तरफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है E। और किसी एरिया को अगर अपन ऐसे रखें तो मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा, है ना? इससे पूरा का पूरा लाइंस पास हो रहा है। इसको थोड़ा अपन टिल्ट करके ऐसे रख रहे हैं, तो इसी एरिया को मैं अंदर ऐसे डाल दूंगा तो आपको इस तरह का चीज दिखेगा। तो ये एक्चुअली में लाइन नहीं है, ये एक सरफेस है। तो आप फ्रंट व्यू आपको इस तरह का लाइन दिख रहा है। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है एरिया का वो ds है, मान लेते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड, और ध्यान से देखिए एरिया वेक्टर क्या होगा? इसके नॉर्मल एक डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल दिया है थीटा। समझ रहे? अब ध्यान से देखो, जो इफेक्टिव एरिया है जिससे लाइन पास हो रही है वो कौन सा वाला होगा? इस एरिया का वर्टिकल प्रोजेक्शन, है ना? अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो इसका ये जो वर्टिकल प्रोजेक्शन दिख रहा है आपको, वर्टिकल प्रोजेक्शन, इसी वर्टिकल प्रोजेक्शन ही तो इफेक्टिव इसका एरिया होगा। तो इस एरिया का वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट होगा वही इफेक्टिव एरिया होगा जिससे लाइन पास हो रही हो। तो देखो ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, है ना? और करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर? अब इसका वर्टिकल मेरे को प्रोजेक्शन लेना है, तो एरिया का वर्टिकल प्रोजेक्शन क्या होगा? ds साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? देखो ds साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा भाई? ds कॉस थीटा। तो जो फ्लक्स का फॉर्मूला आएगा वो आएगा E का मैग्नीट्यूड इंटू ds कॉस थीटा। और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? E डॉट ds का फॉर्मूला। क्लियर? तो फ्लक्स का फॉर्मूला एकदम याद रखना है, E इंटू ई डॉट ds, ई ds कॉस थीटा, है ना? E का मैग्नीट्यूड इंटू ds का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक। समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं। तो देखो पहला केस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू एरिया वेक्टर है, मतलब इस तरह का केस हो सकता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा और एरिया कुछ ऐसा होगा, ये देखिए इस तरीके से। तो इस बार एन कैप किधर होगा? इस तरफ। तो इस बार एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 डिग्री। तो जो फ्लक्स होगा वो होगा E डॉट ds। E डॉट ds होता है E का मैग्नीट्यूड इंटू ds का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज 0। ये हो जाएगा E इंटू ds। E इंटू ds आपको क्या दे देगा? सीधा सीधा फ्लक्स दे देगा इस केस। केस 2, E वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू एरिया वेक्टर, मतलब एरिया वेक्टर इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। उस केस में थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री और जो फ्लक्स आएगा वो आएगा अगेन डॉट प्रोडक्ट E डॉट ds, E इंटू ds इंटू कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये आ गया माइनस E इंटू ds। समझ में आ रहा है? तो अगर
इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 180 डिग्री पे है तो फ्लक्स नेगेटिव आएगा। ओके, और इसके बाद थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस देखिए, अच्छे से नोट्स भी बनाते चलिए आप लोग। केस 3, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, जैसे ये वाला केस देख लीजिए, ये एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो अगर ये सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, ये डायरेक्शन होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है इस बार, 90 डिग्री। तो इस बार जो फ्लक्स आएगा देखिए वो आएगा E डॉट डी एस, E का मैग्नीट्यूड इंटू ds का मैग्नीट्यूड इंटू cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 तो फ्लक्स आ गया 0। समझ रहे? ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट केस, ठीक है। तो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखते हैं। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी क्यों है, सोचिए जरा, ये डॉट प्रोडक्ट है, E डॉट ds का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। और वेक्टर में आपने पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। किस लिए? क्योंकि ये जो क्वांटिटी आती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये जो क्वांटिटी आती है डॉट प्रोडक्ट से वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो एकदम याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। समझ रहे? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऐसा यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज क्या होगा बताइए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू ds होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम इंटू एरिया मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना। रटना नहीं है, आप तो तुरंत निकाल भी सकते हैं ऐसा यूनिट। थर्ड देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ अ क्लोज्ड सरफेस, if a closed surface is kept in uniform electric field, then total electric flux through it is 0। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, कैसा सरफेस है, क्लोज सरफेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो उस क्लोज सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा वो कितना जाएगा, 0 जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? यहां यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और यहां पे मैं क्लोज सरफेस रख रहा हूं, तो टोटल फ्लक्स उससे क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। देखिए लॉजिक क्या है इसके पीछे, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐसा एक सरफेस रख दी। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक डेफिनेशन क्या है, इट इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। तो ध्यान से देखो, इससे जितने लाइंस इसके अंदर जा रही हैं वो सारी की सारी लाइंस वापस से क्या हो जा रही हैं, बाहर निकल जा रही है ना। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो किसी भी क्लोज सरफेस से जितनी लाइंस घुस रही हैं उतनी सेम लाइंस क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज सरफेस केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक क्लियर है आपको? तो एक छोटा सा समरी देखते हैं, एकदम फास्ट रिकैप करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्वांटिटेटिव मेजर है कि किसी एरिया से कितने लाइंस पास हो रहे। तो मेरे को थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो एरिया पे, दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और तीसरा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पे। फिर उसका हमने मैथमेटिकल प्रूफ देखा। सबसे पहले हम एरिया वेक्टर के बारे में देखें कि एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सरफेस एरिया एंड डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द सरफेस। ओपन एरिया एंड क्लोज सरफेस, मतलब ओपन एरिया एंड क्लोज एरिया। क्लियर? उसके बाद हमने प्रोजेक्शन लेके जो है फ्लक्स का डेरिवेशन किया। उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट केसेस देखे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर पैरेलल है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ईडीएस, एंटी पैरेलल है तो माइनस ईडीएस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में हमने ये 3 पॉइंट देखे
कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, उसका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। और एक इंपॉर्टेंट केस देखा कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज सरफेस रखोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज सरफेस इज 0। ओके, तो चलिए अब इससे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। नंबर 1 है, ये आपके बोर्ड में आया हुआ है, 1 नंबर का इजी सवाल है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम का, और डायरेक्शन क्या है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है ऑफ 10 सेंटीमीटर केप्ट इन वाईजेड प्लेन। तो थोड़ा आपको 3 डायमेंशन के बारे में सोचना पड़ेगा। ये देखिए, ये मान लीजिए y है, ये z है और ये x है। स्क्वायर को ऐसे रखिए, दिख रहा है, इस प्लेन में, और इसका एज लेंथ कितना है, 10/10 का, दिख रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, कितना, 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम का। तो देखो ना, इस बार एरिया वेक्टर किधर होगा, इस तरफ है ना। अगर किसी एरिया को वाईजेड प्लेन में रखोगे तो उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस तरफ। तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, एक्स एक्सिस। तो देखो ये दोनों तो क्या हो गए, पैरेलल हो गए ना, सही बात है ना। तो इस बार जो फ्लक्स आएगा वो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, E × ds, क्योंकि cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2 × 10⁻³ और एरिया हो जाएगा 10/100, मीटर में चेंज कीजिए, 10/100। क्लियर है। तो ये गया, ये आ गया 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एग्जाम्पल 2 जो है वो एग्जाम्पल 1 का ही एक्सटेंशन है। इसमें दिया है कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन, जो पहले जो क्वेश्चन था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E इस तरफ था, 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, है ना, अलोंग एक्स एक्सिस। What would be the flux through the same square? स्क्वायर भी सेम ही साइज का है, 10/10 सेंटीमीटर का है। If it makes 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, मतलब जो स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट जो था ये, वो जो है एक्स एक्सिस से कितना बना है, 30 डिग्री बना है। तो देखो एरिया वेक्टर 30 डिग्री नहीं बना रहा है, ये जो स्क्वायर है वो 30 डिग्री बना रहा है। तो स्क्वायर प्लेट को अगर अपन ऐसे दिखाएं यहां पे, तो ये 30 डिग्री बना रहा है। तो इसका एरिया वेक्टर n कैप जो है वो कितना एंगल बनाएगा, देखिए 60 डिग्री एंगल बनाएगा। सही बात है ना, क्लियर। तो देखो अब जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, देखो E.ds, EDS cos थीटा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 2 × 10⁻³, एरिया हो गया 10/10 × 10/100 × 10/100, और cos 60 की वैल्यू हो गई हाफ। ये गया और यहां से ये गया, तो ये आ रहा है 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को समझ में आ रहा है कि हमेशा देखना है कि भाई वो सरफेस एंगल बना रहा है कि उसका एरिया वेक्टर एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। समझ में आ रहा है। तो इस बार जो है स्क्वायर प्लेट 30 डिग्री बना रहा था, तो अपन ने क्या किया कि नॉर्मल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है पहले वो निकाला और फिर फॉर्मूले में पुट कर दिया। क्लियर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 4x i कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार देखिए कांस्टेंट नहीं है, दिख रहा है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन उसका डायरेक्शन हमेशा किधर है, एक्स के तरफ। यूनिफॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है ना। एक्स जैसे कि यहां पे 1 डाल दीजिए, जो ये सरफेस है, ये पहला जो सरफेस है, यहां एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो 4 न्यूटन पर कूलम आ रहा। लेकिन वहीं पे यहां पे एक्स की वैल्यू क्या हो जा रही है 2, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 8 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इस फेस में अलग है और अगले फेस में अलग है। क्लियर। एंड अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ 1 मीटर, ये जो क्यूब है ये 1 मीटर साइड लेंथ का है, इस प्लेस एज शोन इन फिगर, जैसा दिया है फिगर में। फाइंड नेट फ्लक्स। तो आपको फिगर समझ में आ रहा, दिख रहा ना, ये ओरिजिन से 1 मीटर आगे रखा हुआ है ना। तो इसमें आपको नेट फ्लक्स निकालना है। तो देखिए क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। तो जस्ट आप इमेजिन कीजिए, ये देखिए ये क्यूब है और ऐसे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तो पहले अपन 1, 2, 3 और ये 4 सरफेस के बारे में सोचते हैं।
ये वाला जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ ऐसा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो इस केस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है, इस केस में 90 डिग्री, तो यहां से फ्लक्स कितना जाएगा, 0 जाएगा। इस केस में एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो अगेन 90 डिग्री आ रहा है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो इस सरफेस से भी फ्लक्स 0। सिमिलरली यहां पे एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो अगेन इस सरफेस से भी फ्लक्स 0। और इस वाले सरफेस का, इसके जस्ट पीछे वाले इस सरफेस का भी एरिया वेक्टर क्या है, इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो इस वाले फेस से भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये चारों सरफेस से क्या ऐसे ग्लाइड होते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाता। अब बात है ये सरफेस और ये सरफेस का, तो देखिए इस सरफेस में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा और उसका स्ट्रेंथ कितना होगा, देखो x की वैल्यू 1 डाल दो यहां पे, तो वो हो जाएगा 4 न्यूटन पर कूलम। और वहीं यहां पे इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा और उसका स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 1 and 1 2, तो 4 2 8 न्यूटन पर कूलम। क्लियर? तो ये चार सरफेस है, तो नेट फ्लक्स 0 हो गया। अब इस सरफेस और इस सरफेस के बारे में सोच रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देख, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा और इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। तो अब देखिए फ्लक्स टोटल आएगा, इसका जो फ्लक्स आएगा इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में 180 डिग्री, तो ये होगा माइनस E इंटू ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया क्या है, पैरेलल है, तो इस स्पेस में जो फ्लक्स होगा वो होगा E इंटू ds। दोनों केसेस है यहां पे। तो देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, देखिए 4, और एरिया आएगा 1 इंटू 1, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 8 और एरिया हो गया 1 इंटू 1, तो ये कितना आ गया, -4 + 8, ये आ गया 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो क्यूब था, उसमें 6 सरफेस थे, 1 2 3 चारों सरफेस में फ्लक्स 0 हो गया। यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, और फिर डायरेक्शन के हिसाब से इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जोड़ घटाव हमने कर लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, तो आप सीधा सीधा एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते। क्लियर? तो चलिए लास्ट में 2 कॉम्पिटिटिव लेवल के सवाल देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो AIPMT 2006 में आया हुआ है, बहुत इजी सवाल है। आपको बोल रहा है ये जो गिवन फिगर है उसमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किधर होगा। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, देखिए एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो इस केस में टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। बहुत इजी। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। तो देखिए एग्जांपल नंबर 5 जो है वो जेईई एडवांस का सवाल है। जेईई एडवांस सबसे टफ एग्जाम माना जाता है। तो देखिए बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो आप हर क्वेश्चन बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट आई कैप where E naught is constant, the flux through the shaded area due to this field is, मतलब ये एरिया से आपको नेट फ्लक्स निकालना है। थोड़ा सा इसमें 3D का ज्ञान चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E नॉट आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस के तरफ। और ध्यान से देखो इस फिगर में एक्स एक्सिस कौन सा वाला है, ये वाला, मतलब एक्स एक्सिस इस बार बाहर की तरफ, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। और दूसरा देखो ये जो प्लेट है वो थोड़ा अजीब तरीके से रखा हुआ, प्लेट को जो है ऐसे करके टिल्ट कर दिए। और अगर ये वाला कोऑर्डिनेट देखो तो इससे समझ में आ रहा है ये 45 डिग्री में टिल्टेड। देखो ना ये ए और ये ए है, तो ऐसा कब होगा जब ये 45 डिग्री हो। तो आप समझ रहे हैं एक्स एक्सिस से ऐसा 45 डिग्री में इस एरिया को टिल्ट कर दिया। तो अगर ये वाला प्लेट जो है, ये वाला जो प्लेट है वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बनाएगा, तो इसका नॉर्मल कितना एंगल बनाएगा, 45। तो अपने को नॉर्मल एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का एंगल पता चल गया, कितना आ गया वो 45 डिग्री। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी पता है कितना भैया, E नॉट, ये मैग्नीट्यूड भी पता है। इसके बाद अपने को एरिया निकालना है ना, क्योंकि अपने को एंगल पता चल चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता चल चुका है, अब अपने को इसका एरिया निकालना। तो देखो इसमें लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको ए लिए तो सोच लेते हैं ये स्क्वायर प्लेट है। थोड़ा सा अगर आप 3 डायमेंशन का कंसेप्ट लगाएं, ये वाला लेंथ निकाले, है ना, तो 3D का कंसेप्ट से अगर 2 कोऑर्डिनेट पता है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर प्लस
Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। तो एक पॉइंट में अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आ रहा है a रूट 2। समझ रहे? तो ये लेंथ जो है ये a रूट 2 के बराबर है और ये वाला लेंथ a के बराबर है। तो ये एक्चुअली में क्या है, रेक्टेंगल, इस तरह का एक रेक्टेंगल, इसको ऐसे टिल्ट कर दिया। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ये इंटू ये। तो इस बार एरिया का भी अपने को मैग्नीट्यूड पता चल चुका है, a इंटू ए रूट 2, ये आ गया a स्क्वायर रूट 2। क्लियर? तो बस अपने को फ्लक्स निकालना है, वो तो बहुत ही इजी। तो देखिए फ्लक्स आ जाएगा E का मैग्नीट्यूड इंटू ds का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया देखिए E नॉट, एरिया आ गया a स्क्वायर रूट 2 और ये हो गया cos 45। cos 45 की वैल्यू होती है कितनी, रूट 2, 1 बाई रूट 2 कैंसिल, E नॉट a स्क्वायर इसका सही आंसर। ओके, देखिए जेई एडवांस का सवाल है, फिर भी अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है तो कोई भी सवाल आप बना सकते। तो देखिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करते रहे। थैंक यू।